ने बगैर हकायक के ही दुआ ज़हरा का साथ दे दिया था। आपने कहा जनाब ये बालग है, इसका हक है शादी करने का। मेडिकल रिपोर्ट आई है, इसमें आप देखें कि उसकी उम्र बिलो 16 करार दी गई है। वो अक्लमंद है, बाशऊर है, समझदार है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और उसकी एज बालूगत तक बालग होने तक पहुंच चुकी थी और उसने अपना फैसला इस्लाम के मुताबिक ठीक किया है। दुआ ज़हरा ने सिर्फ उन चैनल्स को इंटरव्यू दिया है जो शुरू से ही सिर्फ उनके हक में थे। हम भी सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देंगे जो हमारे मजाज के ख़िलाफ़ ना हो। आपको पता है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने भी उन लोगों को चूज़ किया जो उनके मजाज के मुताबिक है। ज़हीर के फाइनेंशियल कंडीशन कैसे? मैं उनके पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। बात यह है कि मुझे ये लगता है कि वो आने वाले टाइम में अपना सर्वाइव कर सकेंगे और गुजारा कर सकेंगे। उनका बैरिया आर्चर्ड में प्लाट भी है। ओ भैया साहब जाने दो, नया को खटाना खोलो थे और बैरिया लिखा भी और नाज़रीन बैरिया में प्लाट भी है उसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का केस इस पर च्युइंगम की तरह खींचता चला जा रहा है और कोई भी इसका जो है सिरा नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब। ये उन यूट्यूबर्स में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया और अब तक सिर्फ जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं आपको मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब भी नज़र आते हैं। आइए हम इनसे पूछेंगे इसके बाद कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, क्या ये दुआ ज़हरा के कोई चाचे लगते हैं या मामे लगते हैं। हर इंटरव्यू में वो इनको लाजमी बुलाती है, बाकी किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। वो क्या मामला है वो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, हमने देखा कि दुआ ज़हरा के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें आप सरफेरस्त हैं, आप हैं, ज़ुनैरा मैडम हैं और बाकी भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन सरफेरस्त आप ही हैं। क्या वजह है, वो आपको क्यों अप्रोच करती है हमेशा? मोस्टली होता ये है कि कोई भी गेस्ट जो होता है ना, वो जब जिस पे इत्माद करता है उस पे ही बिलीव करता है और उसी को ही वो इंटरव्यू देना मुनासिब समझता है। क्योंकि मीडिया के हमारे मोस्टली ये है कि कुछ लोगों का मौक़िफ़ चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद। उसकी वजह ये है कि जब आप दोबारा किसी पार्टी से या किसी अपने गेस्ट से रब्ता करते हैं, अगर वो आपको टाइम नहीं देता तो आप रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट में मोस्टली ये होता है कि उसको ब्लैकमेलिंग वाला एंगल उसको बताया जाता है कि अगर आप हमारे साथ रब्ता नहीं करेंगे तो हम उसको साइड बदल के आपकी वीडियो बना लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर मैंने किसी का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया उसके बाद मुझे वो लिफ्ट नहीं कराता तो मैं अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हमेशा अपना एक ही मौक़िफ़ देता है और वो पहली वीडियो में ही दे देता है कि अगर मुझे कोई ऑब्ज़र्व मैंने किया है या मैंने किसी तरह और कोई नेगेटिव फ़ील किया है तो मुझे अपनी पहली वीडियो में ही वो सब कुछ बता देना चाहिए, ना कि दूसरे दिन तीसरे दिन अपना मौक़िफ़ चेंज करना चाहिए। मियां साहब, हमने देखा कि इस केस के अंदर दो ग्रोह बने हुए थे। एक ग्रोह दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ था और एक ग्रोह दुआ ज़हरा के साथ था। जो ग्रोह दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ था उसको तो मुल्क में बहुत पजीराई मिली, लोग उनकी तारीफ़ें करते थे, जिनको गोल्ड मेडल दें, इनको ये दें वो दें। लेकिन दूसरा ग्रोह जो दुआ ज़हरा के साथ था उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो आपके हिस्से में क्रिटिसाइज़ आई है या पजीराई आई है? जर्नलिज्म में अगर कोई तरबियत याफ्ता पर्सन होता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि मैंने जो स्टोरी करनी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी अथेंटिसिटी क्या है। कोई उसका कोई रिवार्ड ना मिले, कोई उसको रिस्पेक्ट ना मिले, कोई उसको अप्रिशिएट ना करे, अगर उसकी स्टोरी हक़ाइक़ पे मबनी है और उसने अपनी स्टोरी के लिए वर्क किया है और उसको उसका ज़मीर सेटिस्फाई है और उसको पता है कि मेरा सोर्स जो है वो रिलायबल है और कन्फर्मेशन मुझे ठीक कर रहा है, तो इससे कोई मसला नहीं होता। आपको अपनी स्टोरी पे कायम रहना चाहिए, आपको आवाम को हक़ाइक़ दिखाने चाहिए। अगर आप हक़ाइक़ दिखाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग हक़ाइक़ जानने के बाद आपको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आपने हक़ाइक़ दिखाए। आप अपने वीडियोस में देखें कि आपने बगैर हक़ाइक़ के ही दुआ ज़हरा का साथ दे दिया था। आपने कहा जनाब ये बालग है, इसका हक़ है शादी करने का। ठीक है, हर लड़की का हक़ होता है यहाँ पे शादी करने का, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट आई है, इसमें आप देखें कि उसकी उम्र बिलो 16 करार दी गई है। तो आपको नहीं लगा कि आपने बगैर हक़ाइक़ के उसके साथ सपोर्ट कर दिया और उसको आपने जो जी फातह करार दे दिया है खेल का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। मैंने सबसे पहले उसके भाई शबीर का इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने मतलब हर एंगल से देखा था कि ये गैंग तो नहीं है। आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले हमने उनका घर ढूंढा था, आप भी हमारे साथ थे। उस टाइम हमारे माइंड में यही था कि मैं भी ये एक गैंग हो। तो कोई भी, मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि मैं मतलब है बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के या बग़ैर हक़ाइक़ के ख़ुद ही बोलना शुरू हो जाऊँ। सबसे पहले किसी भी एक मीडिया पर्सन का ये काम है कि वो हक़ाइक़ जाने और हक़ाइक़ के बाद अपनी रिपोर्टिंग का आगाज़ करें।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हम ये नहीं कह रहे मियाँ साहब, आप हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हमारे आप, कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि वो कोई गैंग का हिस्सा है, कोई इस तरह का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें कि उस लड़की की उम्र, जो बेसिकली जो इशू था, जो पहले दिन से दुआ जहरा के वालिदैन जो ये बात कह रहे थे कि हमारी बेटी की उम्र 17 साल नहीं है, 17 साल नहीं है, लेकिन दूसरा ग्रोह ये कह रहे थे जनाब वो 17 साल की है, और उसको प्रिटेंड भी ऐसा दिखाया गया इंटरव्यू के अंदर कि वाकई वो 16-17 साल की है। लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है उसमें तो 15 साल है। तो इसमें आपको गिल्ट महसूस नहीं होता, आपको अपनी गलती महसूस तो नहीं हो रही कहीं मेरी वजह से जो है दुआ जहरा के वालिदैन हर्ट ना कहीं हो, जिस तरह हम उसको प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे? आप भी रिपोर्ट को तसल्ली से पढ़ें, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र 15 साल आ गई या 14 साल आ गई है, वो भी रिपोर्ट को तसल्ली से पढ़ें। मैंने रिपोर्ट को पढ़ी है, उसमें जो उन्होंने लिखे हुआ है ना अपना एज, हड्डियों की एज जो लिखी है, बोन की एज लिखी है, वो 16 से 17 साल लिखी है। आप गौर से पढ़ें, और हड्डियों की जो एज होती है वो ही अथेंटिक समझी जाती है, वो ही उसी से ये अथेंटिसिटी नज़र आती है। फिर कोई फर्दर इस पर कोई मेडिकल्स होती हैं, कुछ उसका दोबारा चेक किया जाता है, और फुल एंड फाइनल फ्लैज ये आंसर निकलता है कि लड़की जो है बिलो 16 है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से निकलता है, ये फैसला लाता है। तो फिर अपने आप को आप गिल्ट करार पाएंगे? ये बताएं। आपके सामने 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं, 16 से 17 साल एज रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो कहाँ पे आपको खदशा है कि उसकी 16 से 17 साल एज नहीं है? एज को 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें। जब लड़की बालग होती है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। लाहौर की मैंने सीनियर माहिरीन जो है ना, कानूनी माहिरीन है, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रेसिडेंट और ऐसी जजमेंट मौजूद हैं जिसमें 15 साल की लड़की को शोहर के साथ भेज दिया गया। कि आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है ये सब कुछ, कोई इसमें कुछ भी गलत काम नहीं हुआ? मेरे मुताबिक वो अक्लमंद है, बाशऊर है, समझदार है, और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और उसकी एज बालूगत तक, बालग होने तक पहुंच चुकी थी, और उसने अपना फ़ैसला इस्लाम के मुताबिक ठीक किया है। उनके पेरेंट्स की जो बात है वो उनका मौक़िफ़ है। बात यह कि जो हक़ाइक़ हैं, जो अदालती फ़ैसले हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। मियाँ साहब, कुछ यूट्यूबर्स ने यह भी इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर कि दुआ जहरा और ज़हीर अहमद को अगर किसी ने रोका है इंटरव्यूज़ देने के लिए बाकी यूट्यूबर्स को, वो आपने और ज़नारा माहिर ने रोका हुआ है, कि आपने किसी और यूट्यूबर को नहीं देना, सिर्फ हम 2 चैनल्स को देने। क्या बात सच है ये? हमने बाकायदा तौर पे उनको कहा था कि आप अपना मौक़िफ़ तमाम चैनल्स पे दें, ताकि आपका मौक़िफ़ भी सामने आए, और जो लोगों के ख़दशात हैं, जो आपके पेरेंट्स के हैं, कि आप किस हाल में रह रही हो, एक गैंग का मतलब हिस्सा है, गैंग कौन है। हमने वाज़ह तौर पे कहा था उनको कि आप तमाम मीडिया पे अपने इंटरव्यूज़ दें, हम किसी को भी रोक नहीं सकते, और मेरा ख़्याल है कि उसका मौक़िफ़ दुआ ज़हरा का और ज़हीर का सबके सामने आना चाहिए, और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मौक़िफ़ तो शायद उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। मैं दोबारा देखा, दोबारा भी आप ही वहाँ पहुँचे हैं, दोबारा भी ज़नारा मैडम ही वहाँ पहुँची हैं। क्या इसका क्या मतलब है? तो हम यही समझेंगे ना कि बस सिर्फ आपको ये अप्रोच दे रही है और आप उसको अप्रोच दे रहे हैं? आपने इससे पहले भी टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं, लोगों के बयान ये होते हैं कि मेरे मौक़िफ़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैंने ये बात नहीं की। तो इसी तरह जब किसी पे इत्मीद होता है, आपको पता है जो पीटीआई वाले हैं, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं चैनल, उनको अपना वर्शन नहीं देते, उनको अपना बीपर नहीं देते। इसी तरह जो नून लीग वाले हैं, वो पीटीआई वाले ARY को नहीं देते। हर एक का एक अपना फ़ैसला है कि मैंने किसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और किसको नहीं देना, और मजाज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो गेस्ट होता है, अगर उसको लगे कि मेरा मजाज इन चैनल्स के साथ नहीं मिल रहा, तो उसको हक़ हासिल है, वो जिसको चाहे इंटरव्यू दे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। लेकिन हमने मियाँ साहब, माज़रत चाहता हूँ आपको, पहले मैं कह दूँ आपको, हमने ये देखा कि दुआ ज़हरा ने सिर्फ उन चैनल्स को इंटरव्यू दिया है जो शुरू से ही सिर्फ उनके हक़ में थे। आपने भी शुरू में उनकी हमायत की और अब तक आप उनकी स्टिल हमायत करते आ रहे हैं। ज़नारा ने भी उनकी हमायत की और अब तक करते आ रहे हैं, और फैसल सूरी, इनका रिसेंटली इंटरव्यू हमने देखा हुआ है, वो भी उनकी हमायत ही करते आ रहे हैं। क्या वजह? जो दुआ ज़हरा की साइड लेगा वो सिर्फ उसी को इंटरव्यू देगी, वो हक़ की बात को इंटरव्यू नहीं देगी। वो आपकी और मेरी बात भी होगी तो हम भी सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देंगे जो हमारे मजाज के ख़िलाफ़ ना हो। आपको पता है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने भी उन लोगों को चूज़ किया जो उनके मजाज के मुताबिक है। मैंने भी मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेज किए थे, ज़ुनैरा साहबा ने भी किए थे, उन्होंने हमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, हमें उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। उनका राइट बनता है, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग जो है ना, ये इनका नैरेटिव या इनकी जो बात है वो हक़ाइक़ पे मबनी है। एज अ जर्नलिस्ट फिर आप मानते हैं कि ऐसे हमें काम करना चाहिए कि एक बंदे की बात सुनो, बस उसकी हक़ की बातें करते रहो आप?
एज ए जर्नलिस्ट अगर कोई जर्नलिस्ट की तरबियत लेना चाहता है, कोई सलीका और तरीका सीखना चाहता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको हक़ाइक़ की तलाश में अपने हक़ाइक़ पूरे करने चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए और उसके बाद पब्लिकली आना चाहिए। मियां साहब फिर हारिस भट्टी, फरहान, आप और ज़नारा, आप में तो कोई खास फ़र्क ना हुआ। जिस तरह वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो लॉयल्टी तो कहीं कहीं नज़र ना आई फिर। हमने दुआ ज़हरा के हमारी दोनों के चैनल्स पे दुआ ज़हरा के वालदे मोहतरम का भी स्टेटमेंट लगा हुआ है। अगर हमारा ये होता कि हमने सिर्फ़ एक पार्टी को सपोर्ट करना है तो फिर हम दुआ ज़हरा के वालदे मोहतरम का स्टेटमेंट वीडियो अपने चैनल्स पे ना लगाते। बात ये होती है कि आपने एक स्टांस लेना होता है, आपने एक वे चूज़ करना होता है कि आपको राइट वे कौन सा लगता है। आपने अपने जर्नलिज़म के मुताबिक एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होता है। मैंने जर्नलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेज किए कि अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है। हमने कहीं पे भी डंडी नहीं मारी, हमने कहीं पे भी वन साइडेड काम नहीं किया। अच्छा जी, आप अब एक यूट्यूबर्स हैं आपके साथ ही, वो मैम फीमेल हैं, उन्होंने तो लोगों को जनाब जी बाकायदा वो क्या नाम है, कोर्ट के थ्रू भेजना शुरू कर दिया लेटर, जो उनके खिलाफ कोई बात करेगा जनाब जी उनको वो कटघरे में बुलाएंगी। देखिए ये तो यूट्यूबर्स का राइट है कि वो हक या सच पे वीडियोस बनाएं। मैं आज आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या पता कल आप मेरे खिलाफ कोई भेज दें। कि आपका भी फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि जिस तरह के आप पर बातें होती जा रही हैं, यूट्यूब चैनल्स वाले आप पर बातें कस रहे हैं? अगर किसी की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोई भी मीडिया करेगा बात तो वो हद के इज़्ज़त का नोटिस भेजने का इख्तियार रखता है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि जी अगर कोई बात करेगा और वो हक़ाइक़ पे मबनी है, आप मुझे साबित करें कि कौन हक़ाइक़ पे मबनी कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो रही है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। हक़ाइक़ तो जो हैं वो लड़की का बयान है। लड़की की जब भी कोई लड़की लव मैरिज करती है, सिर्फ़ और सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट को तमाम कानून, तमाम अदालतें मानती हैं। जब लड़की की स्टेटमेंट है, अदालतों के फ़ैसले हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरी पार्टी जो दुआ ज़हरा के ख़िलाफ़ कर रही है वो हक़ाइक़ पे मबनी कर रही है? यानी कि आम हम जज नहीं कर सकते, यानी कि हमें सिर्फ वही चीज़ अमल करना चाहिए जो हमें नज़र आ रहा है, हमें ज़्यादा अपने पास से कोई इसमें नहीं। बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप मामलात को इन्वेस्टिगेट करें और ज़मीर के मुताबिक और हक़ाइक़ के मुताबिक आप अगर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको हक़ाइक़ मिल जाएंगे। अगर आप आधे रास्ते से अपना यू टर्न ले लेंगे या अपना बयान चेंज कर लेंगे या सोचेंगे कि हमें बस यही हक़ाइक़ हैं, तो वो तो फिर आपका फ़ैसला है। ये सब जो हमने देखा है कि जितनी लान तान उन यूट्यूबर्स की हो रही है जिन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया, अवाम कर रही है, यूट्यूबर्स नहीं कर रहे। हमारी तरफ ना सर आप आइएगा, हम लोग नहीं करते, आप हमारे सीनियर ना जनाब, हम आपसे सीखेंगे आगे भी। तो उनको क्या जवाब देंगे आप? हर कमेंट में ज़नारा मैम ने का इंटरव्यू लिया यासर शामी साहब ने, तो उसमें उन्होंने ज़नारा मैम वहाँ पे बुखलाती हुई नज़र आई। कुछ सवाल वो यासर साहब पूछ रहे थे और उनको वहाँ पे आंसर्स ही नहीं आए, तो हमने जो लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखे हुए कि ज़नारा अब तुम सही बंदे के साथ बैठी हो, अब आंसर दो। तो इस पे तो लोग ऑब्जर्व करेंगे ना कि आप एक साइड की बात कर रही थी, आज सही बंदे ने आपसे मिले हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपकी आखिरी बात का जवाब दे दूं। बात यह है कि जब भी कोई बंदा कहता है ना कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो उसका हक़ है कि वो आपसे पूछे कि मुझे क्या सवालात हैं, क्या बात है, ताकि वो अपनी तैयारी कर ले। इतना कोई भी बंदा नहीं होता कि ऑलरेडी आपके लिए तैयार बैठा हो और उसके फिंगर टिप्स पे जवाब और सवालात हों, ऐसे नहीं होता। आपको पूरा इख्तियार देना चाहिए। और मीडिया में ऐसे होता है कि वो कहते हैं जी आप अपने सवालात भेज दें, हम आपको इंटरव्यू देंगे, और हमें सवालात भेजना पड़ते हैं। ये बात नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाएं और आप उसका ट्रायल शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। एक जर्नलिस्ट को चाहिए कि सॉफ्ट तरीके से अपने सवाल में इतनी पावर रखे, अपना कंप्रीहेंसिव सवाल रखे, और जवाब जैसा भी आता है आप उसको कंसीडर करें। ये तो नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाएं। और दूसरी जो बात की है कि आपने कहा जी वो उसके सामने कंफ्यूज हो गई और उसके सामने कंफ्यूज होगी। जब भी आप किसी के मजाज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो दूसरा रिएक्ट करेगा। तो ये मीडिया एथिक्स नहीं है कि आप किसी पे अटैक कर दें। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मीडिया एथिक्स नहीं है। तो जब एक उस सहाफ़ी ने ज़नारा से सवाल पूछा जी आपने वहाँ पे जामे शरी क्यों रखी हुई थी, उसने कहा मैं किसी को छेड़ रही थी। तो ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा उसने कदम उठाया, किसी को इतने पूरा मुल्क जिस केस के बारे में बात कर रहा है उस केस में बैठ के वो एंकर जो है जामे शरी की बोतल रख के जी किसी को छिड़ाने के लिए कर रही है। ये भी मीडिया एथिक्स में चीज़ें आती हैं। एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है।
बस सवाल जो होता है, जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसको देखा जाता है। आप मेरे पास आएँ, स्टूडियो में आएँ और मुझे कहें जी ये आपने क्रोमा किस तरह का लगाया हुआ है, आपने बैकग्राउंड किस तरह का बनाया हुआ है, ये इररेलेवेंट सवालात हैं। आप जो सवालात पब्लिकली हैं, जो आवाम के सवालात हैं, जो पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो यही थे कि हमारी बेटी को अगवा किया गया, हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में है, हमारी बेटी को एक गैंग के स्पुर्द कर दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनको दिखाना था और वाज़े करना था। उसके अलावा अगर आप सवालात करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू नहीं मिलता तो आप उसके ख़िलाफ़ हो जाते हो और ख़िलाफ़ सवालात शुरू कर देते हो। भाई सब्र होना चाहिए। आपकी किस्मत में अगर इंटरव्यू नहीं था तो आपको नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि उस एंकर को जिसने ज़ुनैरा पे ये तमाम जुमले कसे, उसको अगर इंटरव्यू मिल जाता तो उसने ज़ुनैरा के साथ कभी ऐसे बातें नहीं करनी? डेफिनेटली अगर वो कोई भी अगर मीडिया पर्सन है, कोई भी यूट्यूबर है, अगर उसको अभी भी इंटरव्यू मिल जाता है तो वो अगर वो उसकी कोशिश होगी कि मेरे अच्छे तल्लकात हों और वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपना अपना इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। बात यह है कि जिन लोगों को, अगर मुझे भी इंटरव्यू नहीं मिलता तो मेरा भी मजाज होगा कि यार इन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सब्र करूं या ब्लैकमेलिंग में करूं, जो हमें मतलब है ज़माने से एक एग्जांपल मिलती है। ब्लैकमेलिंग की तरफ आते हैं। आपके साथ शुरू में 3 यूट्यूबर्स गए हैं। जो फर्स्ट वीडियो आपको इंटरव्यू है उसमें से एक यूट्यूबर ने तो किनारा कशी इख्तियार कर ली। उसने कहा जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती सरजर्द हो गई, मैं वहाँ पे गया, मुझे बाद में लोगों ने बातें भी सुनाई, ये किया। अब वो बिल्कुल केस के अपोजिट साइड पे आ चुका है, तो उससे क्या कहेंगे आप? उसने टाइम से माफ़ी मांग ली? किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। आप उसकी अगर कोई भी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहली बात और दूसरी बात एंड पे मैच हो रही है कि दुआ ज़ारा ने जो कुछ बोला है अपनी मर्ज़ी से बोला है, किसी ने उसको अपना लुकमा नहीं दिया, किसी ने उसको डिक्टेट नहीं किया। बात यह है कि मजाज चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि उसके दिन में ये होगा कि मुझे दूसरे इंटरव्यू नहीं मिले, लिहाजा मैं अपना मौक़िफ़ चेंज कर लूँ। जर्नलिज्म में ऐसे नहीं होता। अगर आपको कोई पार्टी नहीं भी लिफ्ट कराती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाओ। अच्छा जी मियाँ साहब, जिस तरह आपने शुरू से लेके एंड तक मुझे बड़ा ऑनेस्टी से बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया जी, आप हक़ाइक़ के साथ हैं। अगर इन फ्यूचर जो है, जो फ़ैसला जो है दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में आता है, तो फिर भी आप जो है हक़ाइक़ के साथ रहेंगे या तब भी आपका फ़ैसला दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ होगा? अभी मैं हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा हूँ, तब भी मैं कानून को मद्देनज़र रखूँगा और कानून का एहतराम करूँगा। कानून जिस तरह की डायरेक्शन देगा, जज साहिबान जिस तरह की डायरेक्शन देंगे, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक, मैं कानून का एहतराम करूँगा, जज साहिबान का एहतराम करूँगा। अच्छा जी, अगर ज़हीर अहमद गलत निकलता है तो आप यहाँ पे ऑन कैमरा कहते हैं कि आप छोड़ देंगे उसको, ठीक है, और दुआ के वालिदैन का साथ देंगे? फिर आप अभी तक मैंने जो फ़ील किया है, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो वॉच किया है, उसके मुताबिक ज़हीर मुझे कहीं पे गलत नहीं लगा। अगर आज वो क्राइम करता है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। क्योंकि कोई भी किसी भी लम्हे अगर कोई बंदा क्राइम करता है, नेगेटिव करता है, तो हर जर्नलिस्ट को उसका नेगेटिव एंगल भी दिखाना चाहिए। जी मियाँ साहब, जैसे कि आप होके आए वहाँ पे, आपने बड़ी उनकी लग्जरियस लाइफ बताई है। क्या लग्जरी लाइफ? बेचारा ज़हीर जहाँ पे भी जाता है एक ही शलवार कमीज़ में जा रहा है। वो मैं यहाँ पे माज़रत ज़हीर साहब, आप मुझे अगर देखें तो मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप हाई कोर्ट भी गए हैं तो आपने नीचे कंची चप्पल पहनी हुई है, अब अपना केक भी काट रहे हैं तो नीचे आपने वही चप्पल पहनी हुई है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं तभी आपने वही चप्पल पहनी हुई है, और लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं कि आप 70-80 हज़ार रुपये कमाते हैं। जी मियाँ साहब, आप बताएं क्या हालात है उनके फाइनेंशियली? जो इंसान के पास जितने भी पैसे हों ना, जो अपने ऊपर लगाने का या ख़र्चा करने का, ये एक अपना डिसीजन होता है, ये एक अपनी सोच होती है। जैसे मेरी जेब में अगर 30 रुपये हैं तो मैं फिर भी वेल ड्रेस रहूँगा और फिर भी अच्छे कपड़े पहनूँगा। बात ये है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो लग्जरी लाइफ में रहते हैं, मैं ये भी बात नहीं कर रहा वो गरीब हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट को माना जाता है। लड़की करोड़पति भी होगी, अरबपति भी होगी, अगर वो रेडी वाले से, एक सड़क पे खड़े होने वाले लड़के से अगर शादी कर लेती है तो लड़की का स्टेटमेंट माना जाता है हमारे कानून के मुताबिक। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो इस तरह के हैं, इस तरह के हैं। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है, हम भी मिडिल क्लास घराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम वो शोशा नहीं मारते कि 80 हज़ार कमाते हैं, 90 हज़ार कमाते हैं। उसने तो ये कहा था जी मैं 70-80 हज़ार रुपये कमाता हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे कि उनके इस टाइम फाइनेंशियल हालात कैसे हैं? मैं उनके पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। बात यह है कि मुझे ये लगता है कि वो आने वाले टाइम में अपना सर्वाइव कर सकेंगे और गुजारा कर सकेंगे। उनका बैरिया आर्चर्ड में प्लाट भी है। ओ भैया साहब, जाने दो ना, नया को खटाना खोलो थे और बैरिया वाली गार्बेज, और नाज़रीन बैरिया में प्लाट भी है उसका। भाई उनकी ये उनका स्टेटमेंट है,
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम ये कहूँगा कि भाई मुझे बैरिया आर्चर्ड का जो आपका प्लॉट है उसके फार्म दिखाए जाएं और उसकी सबूत दिया जाए, बल्कि वो ये भी कहा जा रहा है कि उनके 3 भाइयों के बैरिया आर्चर्ड में या मुख्तलिफ जगह पे प्लाट है। शायद एक पिंड भी है, वो पिंड शिंड में ना कहीं शायद कहीं ना हो। भाई भाई उनका कहीं पे भी कोई प्लाट ना हो, कुछ भी ना हो, अगर वो अपनी लाइफ सरवाइव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्लाट श्लाट नहीं है या हो वट एवर, इनकी बात की बातें हैं। अगर नहीं होता तो फिर आपका एतमाद तो उठेगा ना उनके ऊपर से, ये लोग झूठे हैं। ये बताएं ना, जिस तरह वो आपको प्लान दिखाते हैं कि हम लोग हमें उन्होंने किसी किस्म का कोई प्लान नहीं दिखाया। बात यह कि जैसे लोग सवालात करते हैं वैसे ही जवाब दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। मैंने कहीं पे भी उनको नहीं कहा कि आपकी फाइनेंशियली मामलात क्या हैं, कैसे हैं। मैंने उनको ये ज़रूर पूछा है कि कहा जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं कमाते, आप इस पे क्या कहते हैं। उसने आंसर दिया, मेरा काम है बीइंग अ जर्नलिस्ट क्वेश्चन करना, और अगले का काम है, मेरे गेस्ट का काम है कि वो अपना जवाब दे। मैं बीच में अपनी बदमाशी शुरू कर दूं या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूं, ये मीडिया एथिक्स नहीं है, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की पहचान नहीं है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक दुआ ज़हरा को बचा के रखे, किसी की बेटी है उसको कुछ हो जाता है तो उनके वालिदैन को आप बेटी पूरी साबित देंगे कहीं से ला के? हमने उनके घर पे ये बात की थी, दुआ के ससुराल की पूरी फैमिली को, कि हम इनका इंटरव्यू कंडक्ट करने आए हैं तो इट मींस कि हम इसके सपोर्टर भी हैं। अगर कभी भी हमें दुआ ज़हरा की तरफ से कोई शिकायत हुई तो हम दुआ ज़हरा को सपोर्ट करेंगे। और हमने दुआ ज़हरा को भी ये कहा था, मैंने भी कहा था, जुनैरा साहबा ने भी कहा था, बाकी हमारी टीम ने भी कहा था कि कभी भी हमें कोई शिकायत होगी दुआ ज़हरा के ससुराल से तो हम दुआ ज़हरा के साथ खड़े होंगे। यानी कि यार देखा जाए तो दुआ ज़हरा का जो सास ससुर है उनके बाद आपका नाम शामिल है सरफहरिस्त, उनकी जो भी है इज़्ज़त में सब कुछ, यानी कि वो आप उनका केयर टेकर करेंगे। मैं हर पाकिस्तानी उस बेटी की केयर करूंगा, उस बेटी का ख्याल रखूंगा जो मुश्किल में है। भागने वाला पॉइंट मेरा नहीं है, वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। मैं किसी भागने वाले को ये मशवरा नहीं देता, मैं किसी भागने वाले को सपोर्ट नहीं करता। हर एक का अपना ज़ाती फ़ेल है, मैं किसी के फ़ेल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अलबत्ता हमारा कानून जिसको एहतराम देता है, जिस फैसले पे कानून चलता है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। आपने दुआ ज़हरा के वालिदैन से आदर को क्यों बात क्यों नहीं की? क्यों डरते हैं आप उनसे कि कहीं वो आपसे काउंटर क्वेश्चन ना पूछें? थी कभी आप, हमने देखा नहीं, आप कोई वीडियो निकली हो उनके साथ, कोई आपने उनसे ऑडियो कॉल पे इंटरव्यू किया हो? क्यों हारिस भट्टी साहब जो वहाँ के जो लोग हैं वो दुआ ज़हरा को नहीं मिल पाते? क्या ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला तो नहीं हो गया कि लड़की इंडिया से या लड़का पाकिस्तान से? हर जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की मैं तरबियत में समझता हूँ कि वो दोनों पार्टीज़ को कांटेक्ट करते हैं। मैंने भी मेहदी अली काज़मी साहब को कांटेक्ट किया था, बल्कि मुतद्दद मैसेज किए थे, उनका मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की कोशिश की थी, इवन दैट कि हमने ये भी सोचा था कि अगर मेहदी अली काज़मी साहब ये कहें कि ये हमारी बेटी के तल्लुकात में कोई किरदार अदा करें तो हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और दोनों फैमिलीज़ की खुशी के लिए हम वो किरदार अदा करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन जब एक बंदा एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है और वो अदालतों के फ़ैसलों को भी नहीं फॉलो करता, उनको भी नहीं मानता और उनका एक ही मौक़िफ़ है, तो सबसे पहले मैं उस बंदे को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप ये महसूस करें कि दुआ ज़हरा के घर छोड़ने की वजह क्या थी। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि दुआ ज़हरा घर में बहुत अपसेट थी और डिप्रेशन का शिकार थी। उसको ये लगा कि शायद मैं अपने घर में कैद हूँ, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को कभी भी ऐसा ना लगने दें कि हम उनके पेरेंट्स उनके नुकसान में हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं। आप उनको प्रॉपरली डील करें और उनको कन्विंस करें और प्यार से हैंडल करें, तो मेरा ख़्याल है यही बच्चे जो है ना वो आपके वालिदैन की बात भी मानेंगे। लड़कियों लड़कों का भी कोई पैगाम दे दें, ये ना वो घर से भाग जाए, उनको पता हो मियाँ मोहम्मद आसफ साहब खड़े हुए हमारे पीछे, वो हमारे हक में बोलेंगे और हमारी वाह वाह जय होगी। मैं आपको कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ कि मैंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को घर से भागने और मर्ज़ी की शादी करने में सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ़ इसलिए सपोर्ट किया है कि कहीं पे इस मामले में कत्लो गारत ना हो। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब किसी की बेटी मर्ज़ी की शादी करती है तो सबसे पहले यही मशवरा दिया जाता है कि बेटी को मार दो, इसने आपकी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। और जहाँ तक बच्चों को मैसेज देने का तल्लक है, तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो टीन एज में है कि अपनी मर्ज़ी में अपने पेरेंट्स को शामिल करें और अपने पेरेंट्स की मिन्नत करें, समाजत करें, अपने पेरेंट्स को मनाएं। अपनी मर्ज़ी की शादी करने की सारी ज़िंदगी इंसान सज़ा भुगतता है और सारी ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं समझता।
पेरेंट्स को नाराज़ करके या ख़ुद को मर्ज़ी करके मामलात को उलझाया जाता है, सुकून नहीं मिलता। अच्छा, आपको लगता था वैसे दुआ ज़हरा के वालिदैन ज़हीर से अच्छा लड़का ढूंढ सकते थे उसके लिए? ये तो कबल अस टाइम कहने की बात है। कोई भी ज़हीर के अच्छा लड़का ढूंढना था या ज़हीर ही आखिर लड़का था? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वालिदैन और बच्चों की जब तक अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों का मौक़िफ़ होता है कि हम एक साथ हैं, या पेरेंट्स की बच्चे बात मानते हैं या बच्चों की पेरेंट्स बात मानते हैं। यहाँ जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बच्चों के भी जज्बात हैं, पेरेंट्स के भी जज्बात हैं। तो हर पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचता है अगर जज्बाती ना हो तो। आपको वो कपल कैसा लगा? इसमें बीच में सियासत ना लेके आना कुछ, मैं यहाँ पे दुआ ज़हरा के हक़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको बीइंग अ कपल परफेक्ट पेयर लग रहा था देखने में, वो लुक वाइज कि लड़की कैसी है लड़का कैसा है, कि लग रहा था कि लड़की लड़का दोनों मियाँ बीवी हैं, कहीं वो गाड़ी का मालिक तो नहीं लग रहा था? हमारे बड़ों का ये कहना है कि बच्चे को शादी से पहले ये देखा जाए कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता, या पढ़ा लिखा है या नहीं है। ज़हीर जो है वो हमें पढ़ा लिखा प्री मेडिकल का स्टूडेंट लगा है, आगे वो पढ़ भी सकता है, उसके बाद उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उसके बाद कोई उसका मनशियात का कोई मामला नहीं है। तो मुझे मुनासिब लगा है, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो इंतहाई अच्छा है या इंतहाई बुरा है, मुझे मुनासिब लगा है। कह रहा हूँ लुक वाइज, मियाँ साहब लुक वाइज, कि ये वो लुक वाइज आपको माशाल्लाह, हम लोग बाहर जाते हैं, हम कहते हैं माशाल्लाह कपल कितना खूबसूरत है, कहते हैं ना मियाँ साहब, हम आपको बड़ी दफ़ा कहते हैं मियाँ साहब आप कमाल लग रहे हैं आज। तो आपको वो दोनों लड़की लड़का बैठे हुए परफेक्ट लग रहे थे कपल वाइज? कि ये मैं पूछ रहा हूँ, ये आपने ऑनेस्टी से बताना है, ऑनेस्टी सच। बट साहब मैं आपको जब देखता हूँ ना, जब आप तैयार होते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जब आप तैयार नहीं होते तो कभी कभी कम खूबसूरत लगते हैं। बात यह है कि जब दुल्हन मेकअप के लिए जाती है तो उससे पहले आपने कभी देखा है उसको? दूल्हे को मेकअप में जाने से, तैयार होने से पहले कभी देखा है? अगर मैं आपको यहाँ पे कैजुअल ड्रेस में नज़र आऊँगा, मैंने अगर शेव नहीं की, मैं अगर तैयार नहीं हुआ, तो मेरी जो अपना एक्सप्रेशन है या जो मेरा गेटअप है वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बात यह है कि आज वो पैंट कोट पहन ले, आज वो गाड़ी ले ले, तो आप नहीं कहना कि जनाब बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा है। गाड़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हमारे पास पाकिस्तान में कितने लोगों के पास गाड़ी हैं? मेरे यहाँ पे 5 या 10% के पास हैं। पर्सनैलिटी होती है आपका, बोलना चालना, कॉन्फिडेंस। उसकी एक वीडियो में कॉन्फिडेंस लड़के की नज़र नहीं आया। वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे नीचे एल्फी लगा कर उसको चिपका दिया गया है। मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँगी कि लड़की लड़के ने बहन जो भाग के शादी की है, भागना बहुत बड़ा काम होता है एक सर जी। बंदा यहाँ पे सौदा लेने जाए तो टाइम देर हो तो उसको डर लग जाता है कि मैंने घर वापस जाना है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आप उनके ज़हीर के और दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ को दोबारा देखिएगा, आपको वो कॉन्फिडेंट लगेंगे। इस सिचुएशन में बंदे के मुंह से बात नहीं निकलती जब पुलिस आपके पीछे होती है, उसके बावजूद उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया। सबसे पहले हमारा इंटरव्यू था, उससे पहले वो इतने को खौफज़दा थे। आपके ख़िलाफ़ किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ थाने में एक दरख्वास्त चली जाए, 2 दिन उससे बात नहीं होती। जो पाकिस्तान का पुलिस का सिस्टम है या पुलिस का एक दबाव है, तो वो तो आपको इंतहाई कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, एक यूट्यूबर है, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो वायरल किया है, एक इंटरव्यू अपना दिया है, बड़ा मशहूर वो फीमेल यूट्यूबर। उन्होंने कहा जी मैं एक जगह पे गई, वहाँ जहाँ पे दुआ ज़हरा को रखा गया था, ठीक है, वहाँ की वार्डन ने मुझे नंबर दिया, दुआ ज़हरा यहाँ पे है। ये कहती है वहाँ पे जब मैं गई मैंने देखा कि दुआ ज़हरा अपनी माँ की तस्वीरें देख के रो रही थी। तो वो क्या मामला है? सबसे पहले मैं आपके कॉन्फिडेंट वाला जवाब मज़ीद देना चाहता हूँ। आपने समा का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें दोनों बच्चे इतने कॉन्फिडेंट थे कि बंदा खुद हैरान होता है कि इतने कॉन्फिडेंट है, इतने प्रेशर के बावजूद। दूसरी पहली रात के बाद कॉन्फिडेंस बंदे में आ ही जाता है ना, शादी के बाद 5-10 दिन बाद 20 दिन बाद मियाँ बीवी में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। लेकिन शायद वो आपका पहला इंटरव्यू था, वो डरी हुई थी बेचारी। पहले इंटरव्यू में मैं नहीं डरी हुई थी, आखिरी इंटरव्यू में मैं नहीं डरी हुई थी, और दरमियान वाले भी किसी इंटरव्यू में नहीं डरी थी। आप किसी भी नए बंदे को कहें कि मैंने इंटरव्यू लेना है, वो आप हैरान हो जाएगा कि मैंने बोलना क्या और जवाब क्या देना है। आप बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू की बात करें तो वो सोचते हैं कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए, जवाब गलत ना हो जाए। तो ये एक मतलब नेचुरली होता है, इसमें कोई बात नहीं है। मुझे कहीं पे भी वो डरे हुए नहीं लगे, कहीं पे भी वो कंफ्यूज नहीं लगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जवाब दिए हैं, हालांकि मैंने सख्त सवालात भी किए। फीमेल आप यूट्यूबर के बारे में क्या कहेंगे जिसने ये कहा था दुआ ज़हरा अपने वालिदैन को बड़ा मिस कर रही थी, जब हम गए हैं उनकी तस्वीर को देख के वो रो रही थी? वो कैसे? उसका जवाब दुआ ज़हरा ने समा न्यूज़ वाले इंटरव्यू में दे दिया है, एडी मलिक साहब के इंटरव्यू में दे दिया है, फैसल खान सूरी साहब के इंटरव्यू में दे दिया है। जब आपके सामने किसी फ्रीक का स्टेटमेंट आ जाता है तो उसकी स्टेटमेंट की अहमियत समझी जाती है। तो जहाँ तक पर्सनल होने की बात है, तो मीडिया पर्सन को पर्सनल नहीं होना चाहिए, बल्कि
जो न्यूज़ है उसके मुताबिक करे। वो गरीब है, वो सड़क पे रहते हैं, वो झुग्गी में रहते हैं। लड़की ने लव मैरिज किया है, झुग्गी में भी रहेंगी। आपने एग्जांपल नहीं सुनी कि लड़की कहती है कि मैं लड़के के साथ झुग्गी में भी रह सकती हूँ। और जहाँ पे किसी को जनाब इस तरह जाके उसके घर पे हमला करना और उसकी नेगेटिविटी दिखानी, ये कोई भी जर्नलिस्ट को अजेब नहीं देता। और मीडिया में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को ब्लैकमेलिंग वाले एंगल से एक्सपोज करो। बहुत शुक्रिया जी आसफ साहब, आपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए जनाब। नाज़रीन, यहाँ पे अपना मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। यहाँ पे दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए मैं एक मैसेज भी रिकॉर्ड करवाऊँगा, अगर वो मेरा वो इंटरव्यू देखते हैं जी। आपकी कोई भी दिल की बात है जी, आप मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब से रब्ता करें। जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जी मैं आपकी बात भी सुनूंगा, तो क्या पता वो आपकी बात को सुने और हक़ का साथ दें। यहाँ पे उन्होंने कहा जी मैं हक़ का साथ दूँगा। और अल्लाह ना करे अगर आपकी बेटी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उसे कुछ होता है तो मियाँ आसिफ साहब आपको साबित सबूती दे के देंगे। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।